हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अलॉइंग ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे। आपका जो स्टील है वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो मैक्सिमम 1.4% तक पाया जाता है। आपका जो कार्बन है वो स्टील के अंदर आयरन कार्बाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम FeC3 के नाम से जानते हैं। इसकी कार्बन की आयरन कार्बाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से आपके स्टील की हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ दूसरे एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस और मैग्नीज किसी कम या ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके स्टील में प्रेजेंट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को स्टील को प्रोवाइड करते हैं। आपका ज़्यादातर स्टील जो है वो मेनली आज के दिनों में जो आपका ज़्यादातर स्टील प्रोड्यूस किया जाता है वो आपका प्लेन कार्बन स्टील होता है। अगर हम प्लेन कार्बन स्टील की बात करें तो ऐसा स्टील जिसकी प्रॉपर्टीज मेनली उसके कार्बन कंटेंट की वजह से होती हैं उसको हम लोग प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीज जो है वो नियरली 0.5% और 1.5% के आसपास अवेलेबल होता है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में ये आप नहीं मिलते हैं। प्लेन कार्बन स्टील जो है वो उनके अंदर 0.06% कार्बन से लेके 1.4% तक कार्बन तक वेरी करता है, जिसकी वजह से इसको कार्बन कंटेंट की वजह से आपके प्लेन कार्बन स्टील को 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपका टाइप आता है वो है डेड माइड स्टील। डेड माइड स्टील के अंदर 0.06% से लेके 0.12% तक कार्बन पाया जाता है। फिर आपके लो कार्बन या फिर माइल्ड स्टील आते हैं, जिनके अंदर 0.10% से लेकर 0.25% तक कार्बन मिलता है। फिर आपके मीडियम कार्बन्स होते हैं, जिनके अंदर आपको 0.25% से लेकर 0.55% तक कार्बन देखने को मिलता है। लास्ट में आपके हाई कार्बन स्टील्स आते हैं, जो कि 0.55 से लेकर 1.4% कार्बन की क्वांटिटी रखते हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो हम लोगों ने एक नया सिस्टम रिकमेंड किया है, जिसकी वजह से हम लोग स्टील को डेजिग्नेट कर सकते हैं। और इन स्टैंडर्ड्स के बेस पर आपके स्टील की डेजिग्नेशन जो है वो 2 बेसिस पर होती है। पहला उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, दूसरा उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। अब हम लोग स्टील कुछ अलग अलग इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे कि अलग अलग इम्प्योरिटी जो है वो स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहली जो इम्प्योरिटी है वो सिलिकॉन है। जब 0.05% से लेकर 0.3% तक का सिलिकॉन आपके फिनिश स्टील्स में पाया जाता है। सिलिकॉन को जब लो कार्बन स्टील्स में ऐड किया जाता है तो वो लो कार्बन स्टील्स को की पोरोसिटी को ख़त्म करते हैं। ये गैसेस और ऑक्साइड्स को रिमूव करते हैं, ब्लो होल्स को प्रिवेंट करते हैं और आपके स्टील को टफ और हार्ड बनाते हैं। वहीं जब हम लोग दूसरी इम्प्योरिटी सल्फर की बात करते हैं तो ये स्टील के अंदर आयरन सल्फाइड या फिर मैग्नीज सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। आयरन सल्फाइड जो होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट की वजह से रेड शॉर्टनेस प्रोड्यूस करता है, जबकि मैग्नीज सल्फाइड का ज़्यादातर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपके मैग्नीज सल्फाइड को स्टील के लिए कम ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है, जबकि आयरन सल्फाइड का पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं तीसरी इम्प्योरिटी जो आपके स्टील पर इफेक्ट डालती है वो है मैग्नीज। अगर हम लोग मैग्नीज की बात करें तो ये स्टील के अंदर प्यूरिफाइंग एजेंट और डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपका मैग्नीज जो है वो सल्फर के साथ कंबाइन होकर स्टील के अंदर से सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर देता है। जब इसको ऑर्डिनरी लो कार्बन स्टील्स के साथ यूज किया जाता है तो ये आपके स्टील को डक्टाइल और बनाता है और उसकी बेंडिंग क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। जब हम हाई स्पीड स्टील्स की बात करते हैं तो ये आपका मैग्नीज जो है मेटल को टफ बनाता है और उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। लास्ट जो हमारा इम्प्योरिटी है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो आपके स्टील को ब्रिटल बनाता है और कोल्ड शॉर्टनेस प्रोड्यूस करता है ये आपके स्टील के अंदर। वहीं जब हम लोग लो कार्बन स्टील्स की बात करते हैं, फॉस्फोरस को लो कार्बन स्टील्स में ऐड करते हैं तो ये उनके यील्ड पॉइंट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और एटमॉस्फेरिक कोरोजन से उसे रेजिस्टिव बनाता है, उसकी रेजिस्टिविटी को इम्प्रूव करता है। यहाँ पे जो आपके लो कार्बन स्टील्स के अंदर जो आपके कार्बन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी है दोनों की मिला के वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे एलॉइंग ऑफ स्टील्स के बारे में। ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा
और वो उसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा तो उसे हम एलॉय स्टील कहेंगे। आपकी जो स्टील की अलॉइंग है वो मेनली इसलिए की जाती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, हार्डनेस को इम्प्रूव किया जा सके, टफनेस को बढ़ाया जा सके, उसे एब्रेशन और वियर से रेजिस्टिव बनाया जा सके, उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव किया जा सके। अब हम लोग अलग अलग अलॉइंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या इफेक्ट डालते हैं आपके स्टील के ऊपर। सबसे पहले हम लोग अगर एलॉइंग एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट एलॉइंग एलिमेंट है स्टील के लिए वो है निकल। स्टील शीट्स जो होती हैं उनके अंदर आपका 2% से लेके 5% तक आपको निकल देखने को मिलता है और 0.1% से लेके 0.5% तक उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जब हम इस रेंज में बात करते हैं जहां पे निकल जो है 2% से लेके 5% तक होता है तो वो आपके स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने, उसकी इलास्टिक लिमिट को बढ़ाने, हार्डनेस टफनेस को बढ़ाने के लिए और रस्ट फॉर्मेशन को कम करने के लिए जाना जाता है। इसको मेनली हम लोग जिस ऐसी स्टील शीट जिनके अंदर 2% से लेकर 5% निकल होता है उनको मेनली हम लोग बॉयलर प्लेट्स, ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स, लार्ज फोर्जिंग, क्रैंकशाफ्ट्स और कनेक्टिंग रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपने निकल को स्टील के अंदर 25% तक ऐड कर दिया है तो इसकी वजह से आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील्स मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपके शॉक और फटीग रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपके स्टील को कोरोजन और हीट से रेजिस्टिव बनाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। इसको इस टाइप के स्टील को जिसके अंदर को निकल जो है 25% तक अवेलेबल होता है उनको बॉयलर ट्यूब्स, गैस इंजन के वॉल्व्स, पंप बैरल्स और पेट्रोल इंजन के स्पार्किंग प्लग बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक निकल स्टील अलॉय ऐसा भी है जिसके अंदर 36% निकल होता है और 0.5% कार्बन होता है जिसे हम इनवर के नाम से जानते हैं। इनवर को आप लोग रोल भी कर सकते हैं, फोर्स्ड भी कर सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं और इसको ड्रोन भी किया जा सकता है। इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है, इनवर का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो नियरली 0 होता है। इसी वजह से इसको ज्यादातर क्लॉक के पेंडुलम्स और प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आपका एलॉइंग एलिमेंट जो है वो है क्रोमियम। क्रोमियम को स्टील के अंदर उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। आपका जो क्रोम स्टील होता है उसके अंदर 0.5 से लेके 2% तक क्रोमियम पाया जाता है जो कि बॉल, रोलर, रेसिस फॉर बियरिंग, डाई, रोल फॉर रोलिंग मशीन और परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में आता है। आपकी एक स्टील ऐसी भी होती है जिसके अंदर 3.25% निकल होता है, 1.5% क्रोमियम होता है, 0.25% कार्बन होता है जिसे आप निकल क्रोम स्टील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपकी निकल क्रोम स्टील में होता क्या है, आपके निकल का इफेक्ट क्या है, टफ करने का, और आपके क्रोमियम का इफेक्ट क्या है, उस मेटल को हार्ड करने का। तो यहाँ पे आपके निकल और क्रोमियम के इफेक्ट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और शॉक को भी ये ग्रेट रेजिस्टिविटी ऑफर करता है, शॉक्स को भी रेजिस्टेंस बहुत अच्छे वे में ऑफर करता है। ठीक है, इसको मेनली मोटर कार क्रैंकशाफ्ट्स, एक्सल, गियर्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और हार्डनेस की जरूरत होती है। वहीं हम लोग तीसरे एलिमेंट की बात करें तो वो है वेनेडियम। इसको हम लोग लो और मीडियम कार्बन स्टील्स में ऐड करते हैं ताकि उनकी यील्ड और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज को इंक्रीज किया जा सके। सबसे यूजफुल इफेक्ट जो वेनेडियम का है वो ये है कि ये स्टील की हार्डेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। जब हम कंस्ट्रक्शनल स्टील्स की बात करते हैं तो वहां पे वेनेडियम को 0.25% तक ऐड किया जाता है टूल स्टील्स के लिए, और दूसरे स्पेशल स्टील्स के लिए वेनेडियम की परसेंटेज जो है वो 0.25% से भी ज्यादा होती है। अगर हम वेनेडियम को क्रोमियम के साथ कंबाइन करके देखें तो ये आपकी स्टील की प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है। ये उसे बहुत ज्यादा टफ बना देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। आपके स्टील्स जो हैं उनको मेनली वेनेडियम से बने हुए जो आपके स्टील्स हैं, वेनेडियम की प्रोपोर्शन रखने वाले जो आपके स्टील्स हैं उनको मेनली स्प्रिंग स्टील, हाई स्पीड टूल्स, स्टील क्रैंकशाफ्ट, लोकोमोटिव वैगन एक्सल, चेजिस और ऑटोमोबाइल के दूसरे पार्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो हमारा एलॉइंग एलिमेंट है वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो मेनली स्टील के क्रिटिकल टेम्परेचर को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है।
ये आपके हाई टेम्परेचर्स पर एलॉयड स्टील्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये स्टील के अंदर हार्डनेस और एब्रेशन, कटिंग हार्डनेस इंप्रूव करता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को भी इम्पार्ट करता है। वहीं जब हम लोग इसको नियरली 5 से 6% टंगस्टन को स्टील के अंदर 5 से 6% तक ऐड किया जाता है तो ये आपकी स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। इसको मेनली आप लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैग्नेट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। वहीं जब हम लोग स्टील की बात करें, ऐसा कोई स्टील जिसके अंदर 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम है, 1% वेनेडियम है, 0.7% कार्बन है, तो उसे आप लोग टूल स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील कहेंगे। आपका जो टूल है अगर वो स्टील से बना हुआ है, इस टाइप के स्टील से बना हुआ है, तो उसकी जो कटिंग एजेस हैं वो बहुत ही शार्प होने वाली है हाई टेम्परेचर्स पर भी, और वो शार्प मेंटेन रहने वाली है। इसको मेनली हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कटर्स हैं, ड्रिल्स हैं, डाइज हैं, ब्रोचेज हैं, रीमर्स हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है या एलोइंग एलिमेंट आता है वो है मैंगनीज। जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो इसको स्टील के अंदर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये सल्फर के साथ कंबाइन होकर आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन को रोक सके। ठीक है, इसको हम लोग फेरो मैंगनीज या फिर सिलिको मैंगनीज की फॉर्म में ऐड करते हैं स्टील के अंदर। ये आपके स्टील को हार्ड, टफ और वियर रेजिस्टिंग बनाने में आपकी हेल्प करता है। आपके जो मैग्नीज एलॉय स्टील्स होते हैं उनके अंदर 1.5% मैग्नीज होता है, जिसमें कि कार्बन जो है 0.40 से लेकर 0.55% तक अवेलेबल होता है। इनको मेनली गियर, एक्सल, शाफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और डक्टिलिटी भी आपको उसी अमाउंट में चाहिए होती है। आपके स्टील जो हैं जिनके अंदर मैग्नीज होता है, मैग्नीज जो है वो एक ऐसे स्टील जिनके अंदर मैग्नीज जो है 10% से लेके 14% तक वेरी करता है और कार्बन जो है 1% से लेके 1.3% तक वेरी करता है, वो एलॉय स्टील्स फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होते हैं और एब्रेशन रेजिस्टिविटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। इनको मेनली आप माइनिंग, रॉक क्रशिंग और रेलवे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका एलॉइंग एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को जब स्टील के अंदर ऐड किया जाता है तो ये उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है और साथ के साथ उसकी डक्टिलिटी को भी कम नहीं होने देता। आपके सिलिकॉन स्टील्स जो हैं उनके अंदर 1.2% सिलिकॉन और 0.1 से 0.4% कार्बन होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टील की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। ये इम्पैक्ट और फटीग को हाई टेम्परेचर्स पर भी विदस्टैंड कर सकता है। इसको मेनली जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के अंदर लैमिनेटेड कोर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं आगे हम जब कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसको हाई स्पीड स्टील्स में 1 से लेकर 12% तक ऐड किया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर्स पर आपका जो मटेरियल है वो उसके अंदर रेड हार्डनेस जो है वो रिटेन हो सके और आपके हार्ड कार्बाइड्स की रिटेंशन की जा सके। हीट ट्रीटमेंट के टाइम पे ये स्टील की डीकार्बराइजिंग को ख़त्म कर देता है। ये उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। पर अगर हम लोगों ने कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है तो ये स्टील के इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। ये आपके मैग्नेट्स के अंदर कोर्सिव मैग्नेटिक फोर्सेस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के में भी आपकी हेल्प करता है। लास्ट जो आपका एलोइंग एलिमेंट है वो है मोलिब्डेनम। जब हम लोग मोलिब्डेनम की बात करते हैं तो 0.15 से लेके 0.3% मोलिब्डेनम जब क्रोमियम और मैग्नीज के साथ ऐड किया जाता है तो उससे हमें मोलिब्डेनम स्टील मिलता है। इस स्टील के अंदर इस स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको मेनली एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। हाई स्पीड स्टील्स के अंदर आप टंगस्टन को मोलिब्डेनम से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि उस हाई स्पीड स्टील्स की प्रॉपर्टी को आप फर्दर जो है इम्प्रूव कर सकें। अलॉइंग ऑफ स्टील्स हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन फेरस अलॉयज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।